गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फलौदी। हमने पहले वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, तात्कालिक जो प्रचलित न्याय सिद्धांत है वो क्या थे और प्लेटो किस तरह से उनका खंडन करता है। उन सब के बारे में उनका एक संक्षिप्त विवरण है वो अपन देख लेते हैं। कि हमने देखा था कि प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब ये था कि न्याय का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है। कि जो उसको प्राप्य का मतलब हो गया कि उसकी योग्यता, क्षमता और शिक्षा दीक्षा के अनुरूप जो उसको मिलना चाहिए वो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और उस समय की जो तात्कालिक जैसे मतलब उसमें न्याय का एक परंपरावादी सिद्धांत था जिसको शेफेल्स का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, जो शेफेल्स और पॉलीमार्क्स ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि अपने वक्तव्य के प्रति सच्चा और देवता और मनुष्य को ऋण चुकाना। और पॉलीमार्क्स है, उन्होंने कहा था कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने उनका किस तरह से खंडन किया था। दूसरा उस टाइम का जो प्रचलित न्याय था वो था न्याय की उग्रवादी विचारधारा या थ्रेसिमैक्स की विचारधारा की अपन बात कर सकते हैं। कि थ्रेसिमैक्स है वो कहते हैं कि अन्याय है वो शक्तिशाली का हित है और अन्याय करना न्याय करने से ज़्यादा अच्छा है, जिनका प्लेटो खंडन करता है। और तीसरा था न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत जो ग्लूकोन ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का नहीं बल्कि दुर्बल व्यक्तियों का हित है या न्याय भय का शिशु है, इस तरह की। तो उनका भी प्लेटो है वो खंडन करता है। और फिर प्लेटो स्वयं का अपना न्याय सिद्धांत देता है। तो हम प्लेटो न्याय सिद्धांत को, चूँकि हम प्लेटो के न्याय का अर्थ हम देख चुके हैं कि समाज में जिस व्यक्ति को जो जितना प्राप्य है वो उसको मिलना चाहिए, या अगर यूँ समझे तो एक दूसरे के वर्गों में हस्तक्षेप नहीं करे और अपना अपने कार्य करते रहे, उसी को प्लेटो है वो न्याय के रूप में जानता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहते हैं, प्लेटो के न्याय की क्या विशेषताएं हैं। से प्लेटो के अनुसार समाज का प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करे और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। यानी प्लेटो ये मानते हैं कि देखो महत्वपूर्ण इस परिभाषा में दो चीज़ें कि एक तो प्रत्येक वर्ग क्या करे, अपना अपना कार्य करे, और दूसरा हस्तक्षेप न करे, यानी खुद का कार्य और अहस्तक्षेप, यानी वर्ण विभाजन और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर प्लेटो का न्याय है वो टिका हुआ है। दो चीज़ों पर वर्ग विभाजन यानी अलग अलग विशेषीकरण और अहस्तक्षेप, अपन यूँ समझ सकते हैं दो बातें। एक तो विशेषीकरण, विशेषीकरण का मतलब कि प्रत्येक वर्ग है वो अपना अपना काम करे, और दूसरा है अहस्तक्षेप, यानी दूसरे के कामों में कोई एक वर्ग है वो हस्तक्षेप नहीं करे। ये दो चीज़ें वो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की परिभाषाओं में महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आती है कि प्रत्येक वर्ग है वो अपना अपना काम करे और दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। अब प्लेटो के न्याय की विशेषताएं देखते हैं अपन, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली, प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है या व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है। चूँकि प्लेटो जो जितने भी विचारक है जिन्होंने ये माना है कि न्याय ये है, न्याय वो है, या जो तात्कालिक जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी, सब ने न्याय को बाहरी व्यवस्था माना है। प्लेटो उनके ठीक विपरीत, प्लेटो ये मानता है न्याय बाह्य जगत की वस्तु नहीं है, व्यक्ति के खुद की आंतरिक स्थिति है। यानी व्यक्ति को जब महसूस होता है कि हाँ अब ये जो काम है ये सही है, यानी वो अपने विवेक के सामने अगर नज़र उठा सकता है, तो वहाँ न्याय वहाँ आकर के प्रतिध्वनि निकलती है। यानी न्याय है वो आत्मा से निकलने वाली चीज़ है। बाह्य चीज़ें न्याय को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। वो अगर पक्षपात या बाह्य चीज़ें प्रभावित करेगी तो स्वाभाविक है कि न्याय हो ही नहीं पाएगा। इसलिए प्लेटो ने न्याय को एक तरीके से, न्याय का मतलब प्लेटो ने ईश्वर के समतुल्य है वो न्याय को खड़ा किया है कि जिस तरह से व्यक्ति की आत्मा है वो परम आत्मा के सामने सच्ची बनती है, उसी तरह से व्यक्ति की आत्मा ये डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि हो सकता है पूरी धरती को न्याय लगता हो, लेकिन अगर व्यक्ति का खुद का मन कचोटीज रहा है या व्यक्ति को खुद को लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, यानी जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तो वहाँ पर जा कर के न्याय का होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए प्लेटो ये पहली जो विशेषता है, प्लेटो न्याय को बाह्य जगत की वस्तु मानता है, बाह्य जगत की वस्तु न मान करके आंतरिक जगत की वस्तु मानता है। कि और उस समय के तात्कालिक जितने भी विचार थे वो सारे के सारे न्याय को बाह्य जगत की वस्तु मान रहे थे, और यह व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि मानता है। दूसरा, न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है। हस्तक्षेप अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपना अपना वर्ग है वो सुचारू रूप से कार्य करे। प्लेटो के अनुसार ये मानना है कि हर वर्ग अगर अपना अपना काम करे और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करे तो हस्तक्षेप के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है न्याय,
क्योंकि न्याय की परिभाषा के अनुसार उन्होंने हस्तक्षेप के सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति, यानी जिस आदमी को विवेक और बुद्धि का काम दिया है वो उतना करे, जिस आदमी को शक्ति का दिया वो शक्ति का करे, और जिसको उत्पादन वर्ग है वो अपना उत्पादन, रक्षा वाले रक्षा करे, शासन वाले शासन करे, उत्पादन है वो उत्पादन करे। तो इस तरह से एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना और अपने काम को बहुत ढंग से करना ही प्लेटो के हिसाब से न्याय है। तो प्लेटो का न्याय वो हस्तक्षेप से युक्त है। फिर कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, जो अपन ने अभी यहाँ पर जो अभी देखा था कि ये जो कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें और प्रत्येक वर्ग है वो अपना अपना काम करे। तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत आ गया कि अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य, यानी प्लेटो के न्याय ये मानता है कि विशेषीकरण के अनुसार कार्य व्यक्ति को वही देना चाहिए जो उसकी क्षमता हो और उसकी योग्यता हो, यानी व्यक्ति को उसके बाहर का, उसके मादे से बाहर की चीज़ें वो नहीं देनी चाहिए, तभी व्यक्ति उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। अदरवाइज वो काम तो करेगा लेकिन उतनी परफेक्शन उसमें नहीं आएगी जितनी परफेक्शन उससे संबंधित अन्य लोग हैं वो उस काम को करने में जितनी रखते हैं। तो इसलिए कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है वो प्लेटो के न्याय पर लागू होता है कि न्याय, व्यक्ति के साथ न्याय तभी संभव हो पाएगा जब उसको उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। चौथा, प्लेटो का न्याय नैतिक सिद्धांत नहीं, नैतिक सिद्धांत है, वैधानिक नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि प्लेटो न्याय को व्यक्ति से ले लेता है। तो प्लेटो का जो सिद्धांत है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये कोई एक कॉमन गाइडलाइन नहीं है सबके लिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये कहीं संविधान में या कहीं लिखित उल्लेख नहीं है प्लेटो के न्याय का। ये प्लेटो ने न्याय का जो मुख्य कार्य है वो चूंकि दार्शनिक राजा पर छोड़ दिया है कि दार्शनिक राजा जैसा करेगा उसी वही प्लेटो का न्याय है। तो दार्शनिक राजा किस तरह से काम करेगा या दार्शनिक राजा के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो दार्शनिक राजा को प्रभावित करेगी, इनके बारे में प्लेटो है वो चुप रहते हैं। तो इसलिए ये नैतिक सिद्धांत है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, न कि सबके लिए एक समान है, वैधानिक नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी इनके लिए दंड की व्यवस्था कई बात, या अगर न्याय न हो तो क्या हो, या उसकी अपील की व्यवस्था कहीं भी प्लेटो नहीं करता है। न तो कहीं अपील की बात करता है, नहीं कहीं दंड की बात करता है कि दंड का प्रावधान होगा। तो इसलिए प्लेटो का जो सिद्धांत है वो नैतिक है, जो हर एक व्यक्ति को अलग अलग स्वरूप में लागू होता है। पांचवा, प्लेटो के न्याय में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक यह भी विशेषता है कि प्लेटो है वो व्यक्ति को एक्चुअल में साधन मानता है और साध्य है वो राज्य है, अंतिम लक्ष्य है वो राज्य। क्योंकि वो कहता है कि राज्य क्या है, वृहद रूप ही है, मतलब व्यक्ति का वृहद रूप है वो राज्य है, और बगैर राज्य के व्यक्ति का कल्याण किसी सूरत में संभव ही नहीं है। तो कभी न्याय इस स्थिति में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग शासन करेंगे उन लोगों को जनता की सहमति अनिवार्य होगी। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता उनके खिलाफ हो या इस तरह की स्थिति पैदा हो। तो इसलिए राज्य और व्यक्ति का जब हित ही दोनों के समान है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति को उसके अंतिम लक्ष्यों तक पहुंचाना, और राज्य का उद्देश्य है वो है व्यक्ति को उसका सर्वांगीण विकास करके उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, और व्यक्ति का उद्देश्य वो भी वही है, क्योंकि व्यक्ति भी अपने आप का विकास करके और अपने आप को अपने लक्ष्यों की तरफ ले जाना चाहता है। तो राज्य और जब व्यक्ति के उद्देश्य एक होंगे तो उनके हित भी एक होंगे। तो इसलिए इनमें टकराव की तो स्थिति पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर कि अगर कहीं मान लो टकराव पैदा हो, जहाँ राज्य और व्यक्ति के हित अगर आपस में टकराए, तो उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ बहुत सारे व्यक्तियों के हितों के लिए व्यक्ति को अपने हितों को छोड़ देना चाहिए, यानी व्यक्ति का स्वयं का कोई हित नहीं है और वो राज्य साध्य है। चूंकि राज्य सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, तो अगर सबके कल्याण करने में आप एक व्यक्ति का अगर कोई अहित हो रहा है तो वो कोई अहित नहीं है, वो उसको लग रहा होगा कि मेरा अहित है, लेकिन वास्तव में वो उसका हित ही होता है। इसलिए प्लेटो के न्याय में राज्य व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने राज्य को साध्य माना है। छठा, न्याय गुण की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था की प्रस्तुत करता है, यानी प्लेटो न्याय के लिए शिक्षा है, न्याय करने वाले लोगों के लिए जो दार्शनिक वर्ग है उसके लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था करता है। वो जब हम इसके चैप्टर में, अगले चैप्टर में जब हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, साम्यवाद और शिक्षा का सिद्धांत, उसमें अपन देखेंगे कि कंप्लीट जो व्यवस्था है वो उस टाइम देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वो एक शिक्षा व्यवस्था मॉडल प्रस्तुत करता है। वो शिक्षा व्यवस्था क्या है, प्रत्येक व्यक्ति है उसको शिक्षा की बात करता है, महिला और पुरुष दोनों को शिक्षा की बात करता है। जो साक्षिक वर्ग है उसको 50 साल तक के लिए अलग अलग तरीक़ों से 35 साल तक लेके शिक्षा, 15 साल 35 साल तक सैद्धांतिक शिक्षा और अगले 15 साल के लिए व्यवहारिक शिक्षा। तो एक कंप्लीट मॉडल है वो प्लेटो पेश करता है। तो उस 50 साल में जो दार्शनिक राजा बनेगा वो व्यक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। एक प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था से गुजरा हुआ व्यक्ति, एक प्रॉपर चैनल से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके कोई किसी तरीके का जिस पर मोह या किसी का पक्षपात वगैरह का डर नहीं होगा, तो वो व्यक्ति बेहतरीन न्याय कर पाएगा। तो प्लेटो है वो न्याय गुण की प्राप्ति के लिए, क्योंकि
उसकी शिक्षा का उद्देश्य भी न्याय को प्राप्त करना ही है, तो इसलिए वो एक शिक्षा व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। तो ये 5-6 बातें हैं जो प्लेटो के न्याय की विशेषताएं निकल के आती है। लेकिन इसके साथ, इन विशेषताओं के साथ प्लेटो के न्याय की आलोचनाएं भी की जाती है कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है उसकी भी आलोचना, हालांकि प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती लोगों की आलोचना की है, लेकिन प्लेटो की आलोचना करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब इसकी विशेषताओं के साथ साथ प्लेटो के न्याय की आलोचनाएं भी देख लेते हैं कि प्लेटो के न्याय की आलोचनाएं क्या क्या है। जैसे पहली आलोचनाओं में यह माना जाता है कि न्याय को कानूनी धारणा न मान करके नैतिक धारणा मानना। चूँकि प्लेटो, ये अपन ने देखा है कि प्लेटो है वो व्यक्ति को न्याय को कानूनी न मान करके नैतिक धारणा मानता है, यानी जो पर्सन टू पर्सन कैरी करता है। तो ये गलत अवधारणा है, क्योंकि अकेला ऐसा कोई मतलब व्यक्ति है ही नहीं किसी के खुद के हित न हो या जिसके कोई नज़दीकी लोग न हो जिनके बदौलत वो कानून या वो न्याय है वो प्रभावित ना हो। तो इसलिए संसार के अगर अपन वर्तमान राष्ट्रों में या लोकतंत्र राष्ट्रों में देखते हैं तो न्याय है और सबके लिए कानूनी धारणा है, नैतिक धारणा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। प्लेटो ने नैतिक धारणा दे करके दार्शनिक राजा या जो शासक वर्ग है उसके हाथ में वो शक्तियाँ दे दी जिससे किसी का भी अहित हो सकता है। तो इसलिए प्लेटो का जो न्याय है वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, क्योंकि नैतिकता एक दिन जा करके टूटनी होती है और वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से नैतिकता के मानदंड भी बदलते रहते हैं। तो इसलिए नैतिकता स्थायी नहीं है और न ही नैतिकता का पालन करने वाले लोग स्थायी है। तो इसलिए नैतिक धारणा न मानकर कानूनी धारणा मानना प्लेटो की सबसे बड़ी गलती रही है न्याय को। दूसरा, व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना। क्योंकि प्लेटो क्या मानते हैं, प्लेटो ये मानते हैं कि राज्य है वो साध्य है और व्यक्ति साधन है। तो वो उनको इतना दबा देता है व्यक्ति को जिसमें कि स्वतंत्रता और समानता जैसे जो चीज़ें हैं वो कहीं बसती नहीं है और व्यक्ति के खुद के अधिकार कहीं है ही नहीं। अधिकारों की बात भी प्लेटो नहीं करता है और न्याय के लिए न तो कोई दंड की व्यवस्था करता है, न ही कहीं अपील की व्यवस्था करता है। और ये कहता है कि व्यक्ति को अधिकार ही नहीं है कि वो राज्य के खिलाफ कुछ बोले। और प्लेटो ये मान के चलता है कि व्यक्ति और राज्य के हित वो सेम है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति और राज्य के हित कभी टकराए ना, लेकिन इतनी आवाज़ उठाने का मौका प्लेटो नहीं देता है। तो ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका पूरी तरह से गला है वो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में घोट देता है। तीसरा है प्रजातंत्र विरोधी। क्योंकि आज का वर्तमान लोकतंत्र वो अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की बातें करता है, तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कहीं भी अधिकार, स्वतंत्रता, समानता नहीं है। प्लेटो का न्याय एक तरफा है कि एक बार जो न्याय हो गया सो हो गया, अब उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसके ऊपर विचार करने का मतलब तब हो जब उसमें कोई अपील की व्यवस्था हो, कहीं अन्यत्र अपील करे जा सके, उस तरह की बातें प्लेटो करता नहीं है। और अपील जहाँ है नहीं तो वो ऑटोमेटिक डेमोक्रेसी का विरोधी हो गया, लोकतंत्र या प्रजातंत्र का प्लेटो विरोधी हो गया। क्योंकि न तो उन्होंने जनता के अधिकारों की बात की, क्योंकि जनता को तो इसने राज्य के अधीन बना दिया है कि राज्य के अधिकारों का और उनको अधिकार और दंड। चौथा पॉइंट है अधिकार और दंड की व्यवस्था का अभाव, कि प्लेटो है वो अपने न्याय सिद्धांत में कहीं अधिकार और दंड की व्यवस्था की बात नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है कि जहाँ पर मतलब कि अगर व्यक्ति को अधिकार दिए गए, चूँकि व्यक्ति को तो उसके अधीन बना देता है राज्य के, तो इसलिए अधिकार तो व्यक्ति के वैसे छीन लेते हैं। और न्याय के लिए जो न्याय हो गया सो हो गया, क्योंकि नैतिक सिद्धांतों प्लेटो ये मान के चलता है कि न्याय करने वाला व्यक्ति अनैतिक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसका न्याय है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही होगा। तो इस चक्कर में प्लेटो कहीं न्याय और दंड की व्यवस्था की बात है, वो प्लेटो न्याय और दंड की व्यवस्था का प्लेटो के न्याय सिद्धांत में पूर्णतया अभाव है। पांचवा, अत्यधिक एकीकरण राज्य के पक्ष में। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि प्लेटो राज्य को सर्वांगीण एकाधिकारवादी या सर्वाधिकारवादी राज्य की तरफ लेकर के जा रहा है, जहाँ पर व्यक्ति के कुछ हित नहीं है, राज्य है वो ही सब कुछ करेगा, सारी शक्तियाँ उसी के पास है, न्याय करना उसके हाथ में है। और ये मान के चलता है कि राज्य कभी अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो राज्य के द्वारा भी मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर या खुद शासकों के हितों के नाम पर अनेक असंख्य नागरिकों को बलि की वेदी चढ़ा दिया गया। तो इतना अत्यधिक एकीकरण है वो किसी सूरत में व्यक्ति के लिए या व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता। तो प्लेटो के न्याय की एक सबसे बड़ी आलोचना है कि इन्होंने राज्य को इतना महान और इतना बड़ा बना दिया है कि उसकी वेदी पर अगर व्यक्ति की बलि भी चढ़ जाए तो प्लेटो उसको चढ़ाने से कोई गुरेज नहीं करता है। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। अब इनके बारे में टिप्पणी की गई है, जैसे यह अत्यंत स्थैतिक, व्यक्तिनिष्ठ, नैतिक रूप से पतनकारी, अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। शेबाइन प्लेटो के न्याय के बारे में शेबाइन की टिप्पणियाँ है कि ये जो न्याय सिद्धांत है वो पूरी तरह से एकदम अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। तो इसके बारे में बात करना भी गलत है। शेबाइन ये मानते हैं। कॉर्ल पॉपर क्या मानते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के अंकुर छिपे हुए। प्लेटो का ये मानना है, पॉपर का ये मानना है कि प्लेटो है वो सर्वसत्ताधिकारवादी जो राज्य है उनके जो सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के अंकुर है वो इस राज्य में छिपे हुए हैं।
इनके सिद्धांत में छिपे हुए हैं। तो इस तरह की आलोचनाएं वो कार्ल पॉपर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की करते हैं, क्योंकि ये राज्य को बहुत ज़्यादा अधिकार दे देते हैं। और अब अगर अपन प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन, कि अगर अपन मूल्यांकन करें कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो किस सूरत में और कैसे काम करता है, तो उसकी अगर बात करें तो चूँकि आज के युग में अगर अपन बात करें तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बातें वो वहाँ तक सीमित है, कार्य विशेषीकरण और अहस्तक्षेप, ये वाला जो पार्ट है प्लेटो के न्याय का, ये पूर्णतया एकदम एप्लीकेबल होता है। क्योंकि आज भी हमने राज्य को वर्तमान बहुत सारे व्यक्तियों को कार्य विशेषीकरण के आधार पर, जैसे इंजीनियरिंग का कार्य है, डॉक्टर का कार्य है, टीचर का कार्य है, तो हर एक व्यक्ति को अपने कार्य विशेषीकरण है। और ये प्रयास किया गया है कि एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, वो उसका कार्य करे। तो वहाँ तक वो वाला जो चीज़ है वो लागू है। लेकिन जिस तरह से प्लेटो व्यक्ति को राज्य के अधीन बनाता है, यानी वो एक बहुत ही डरावनी व्यवस्था है जो वर्तमान प्रजातंत्र में संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान में न्याय न तो नैतिक न्याय न तो न्याय नैतिक बचा है, और न ही राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि राज्य के खिलाफ भी अपील का अधिकार है, वो व्यक्तियों को दिया गया है, उनके अधिकारों की व्यवस्था की गई है, वहाँ अपील की व्यवस्था की गई है, उनको स्वतंत्रता और समानता की व्यवस्था की गई है। और ये कहीं मान करके नहीं चलते हैं कि राज्य और व्यक्ति है वो दोनों एक दूसरे के समकक्ष है या उनके हित समान है। उनके हित असमान भी हो सकते हैं, और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है वो जो पर्याप्त व्यवस्था है वो भारतीय या जो विभिन्न देश है उनके संविधानों में की गई है। तो इस प्रकार हम यूँ समझ सकते हैं कि तात्कालिक व्यवस्था में हो सकता है कि उस टाइम का जो न्याय था उसकी स्थिति और ज़्यादा बुरी थी, तो प्लेटो का न्याय काफ़ी प्रासंगिक था। लेकिन वर्तमान स्थितियों में प्लेटो के न्याय के कुछ अंश है वो लागू है, और कुछ अंश है वो बिल्कुल अव्यवहारिक है या अप्रासंगिक है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो ये इस प्रकार ये अपना प्लेटो का जो एक न्याय सिद्धांत है वो एक चैप्टर है वो अपना पूरा हो गया। अगले चैप्टर में हम आपको जल्द से जल्द जितना हो सके, जैसे कम्युनिज्म जो साम्यवाद है प्लेटो का, साम्यवाद और शिक्षा प्रणाली है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये प्लेटो का एक चैप्टर आपको यूट्यूब वीडियो पहले कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। ये दूसरा वीडियो है जो कंटिन्यू है, उसको पूरा करता है, तो इसलिए। और ये वीडियो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, अपने ग्रुप्स बनाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।